माननीय अध्यक्ष जोरदार ताली से स्वागत करें। भारत रत्न श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की इस धरती पर अध्यक्ष के रूप में मैं पहली बार आया हूँ। मैं इस धरती को नमन करता हूँ। आप सब सुबह से हमारे आने के इंतजार में हैं और आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमणि बाबू जो कि जिलाध्यक्ष हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। इस आयोजन में लीड लेने के लिए पटना से मेरे साथ आए हुए मेरे सीनियर सहयोगी श्री NP मंडल जी, श्री रामचंद्र राम जी, वसीम नैयर भाई, आप सब लोग जो मंच पर आसीन हैं और बहुत सारे लोग जो हमारे सामने हैं, उन सब का भी बहुत बहुत अभिवादन। मेरे आगे बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से जन सुराज और इसके अभियान के बारे में कहा है। मुझे मालूम है कि आप सबको जन सुराज के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में पता है, मगर मैं कुछ बातें आपसे दोहराना चाहूँगा। जन सुराज पार्टी भारत में, बिहार में बदलाव लाना चाहती है। बिहार में जो बदलाव आना है उसकी रूपरेखा सबके सामने प्रशांत किशोर जी ने इतनी बार कहा है कि आप सबको वो कंठस्थ याद है, चाहे वो बच्चों का मुफ्त अच्छी शिक्षा के बारे में हो, युवाओं के रोजगार के बारे में हो, वृद्धावस्था पेंशन के बारे में हो, महिलाओं को रोजगार देने के लिए बैंकों से कर्ज देने की बात हो, या किसानों के लिए मजदूरों की व्यवस्था का इंतजाम हो। ये सब जन सुराज पार्टी बिहार में बदलाव लाने के सूत्र की तरह बताती है। लेकिन बिहार में बदलाव लाना एक ज्यादा ही मूलभूत बात खड़ी करती है। बिहार में मेरे ख्याल से दो मूलभूत परिवर्तन होने जरूरी हैं। सबसे पहला, भ्रष्टाचार को यहां से हटाना ही होगा, और दूसरा, कानून व्यवस्था को सही कर दें तो बहुत सारी समस्याएं खुद ही समझ जाएगी। दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन इन सब की जड़ें मैं मानता हूं कि वो इस चुनाव से ही शुरू होती है। चुनाव में हर उम्मीदवार जीतने के लिए अगर 7-10 करोड़ रुपए लगाता है और उनमें से कोई विधायक बनता है, उनमें से कुछ मंत्री बन जाते हैं, तो उनका सबसे पहला एम क्या होता है? कैसे वो 7-10 करोड़ जो लगाए हैं उनको वापस लिया जाए। इतना ही नहीं,
अगले चुनाव की में आसानी हो इसलिए 7-10 करोड़ और हो जाए, इसकी चिंता में लोग रह जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हर विधायक, हर मंत्री, हर ठेकेदार से, हर सीनियर ऑफिसर से पैसे की डिमांड करता है। हर सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से पैसे की डिमांड करता है और अंत में यही कड़ी उस जगह खत्म होती है जहां हम और आप, आम आदमी किसी भी सरकारी काम के लिए सरकारी दफ्तर जाए तो उसका कोई काम बिना पैसे दिए नहीं होता है। आप किसी थाने में रपट लिखाने जाएं तो आपका काम बिना पैसे दिए नहीं होता है। भ्रष्टाचार की जो ये शुरुआत होती है, इसके तार ऊपर से जुड़े हैं और उसका कारण है चुनाव। आप ध्यान दें, यही वो कारण है जिसके कारण प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमारा उम्मीदवार अगर सही अंतःकरण, शुद्ध मस्तिष्क का होगा तो उसे चुनाव में ये पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसे चुनाव लड़ाएंगे। आशा यही है कि हमारा जो उम्मीदवार जीत कर विधायक बने और उसमें से कुछ मंत्री बनेंगे, उनके मन में पैसों का लालच नहीं होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार, हमारे मंत्री, हमारे विधायक भ्रष्टाचार की शुरुआत ऊपर से नहीं करेंगे। सबसे कठिन बात हमारी पार्टी के लिए यही है कि हम कैसे वो 243 लोग खड़े करें जो जीतने के बाद पैसे की लालसा नहीं रखेंगे। कैसे हम अपने लिए निस्वार्थ भाव के लोग जो शुद्ध अंतःकरण से जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़े, उनको खोजें। इस सभा की शुरुआत में हमने अपने पार्टी का एंथम गाया। कभी आपने ध्यान दिया कि उस एंथम में हम क्या कह रहे हैं? कुछ लोग फोन पर बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल एटिकेट होना चाहिए। सभा में आने के समय आपका फोन साइलेंट मोड पे स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर इतनी भी कर्टसी नहीं है तो फिर आप जनसुराजी कैसे हो सकते हैं? जो मैं कह रहा हूं उसका मर्म ही यही है। हमने अपने एंथम में कहा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। ये केवल कहने की बात नहीं है, कुछ सोचकर प्रशांत किशोर जी ने इसे अपने पार्टी का एंथम बनाया। हम जनसुराजी तब बनेंगे जब हम खुद को थोड़ा थोड़ा बदले। हम समाज को बदलने की बात करते हैं, समाज तो हमसे बना है। अगर हम नहीं बदले तो हम समाज को क्या बदलेंगे? आप सब जानते हैं, मैं 4 देशों में भारत का राजदूत रह चुका हूं। 8 देशों में मैंने भारत की
भारत सरकार की सेवा की है। बाकी देशों को छोड़िए, जो विकसित देश हैं उनको छोड़िए। इंडोनेशिया में मैं अंतिम बार राजदूत था। इंडोनेशिया हमसे भी नीचे के स्तर पर आता है। विश्व में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इंडोनेशिया 16वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इंडोनेशिया में भी आप जाएं तो लोगों में जो अनुशासन है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन है, उसको देखकर यहाँ आने पर लगता है हम 100 साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। कहाँ से लाएं हम वो सोशल डिसिप्लिन? कैसे लाएं वो सोशल डिसिप्लिन जिससे बिहार में बदलाव आ सके? जन सुराज जिस बदलाव की बात करता है वो ऐसे नहीं आ जाएगा। चाहे आप 10 प्रशांत किशोर को रख दें या 10 मनोज भारती को रख दें, समाज नहीं बदलने वाला बिहार में। बिहार में बदलाव की शुरुआत भी आपसे है और अंत भी आपसे है। आप अगर जनसुराजी हैं तो पहले अपने आप को टटोल कर देखिए, क्या आप जनसुराजी बनने लायक हैं? क्या आप समाज को बदलने का जो बीड़ा उठाना चाहते हैं उसकी शुरुआत अपने आप को बदलने से कर सकते हैं या नहीं? ये बताइए। आप सब अगर अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में संतुलित व्यवहार नहीं कर सकते, एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय साथ रहकर काम नहीं कर सकते, तो आप कैसे जनसुराजी हैं? आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक जनसभा की मर्यादा नहीं रख सकते तो फिर आप कैसे जनसुराजी हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। समस्तीपुर की धरती बड़े अग्रजों की धरती रही है, लेकिन अब ये समय है कि ये आपकी धरती भी बने। ये आपकी धरती तभी बनेगी जब आप बिहार को बदलने का बीड़ा उठाएं और अपने आप को बदलने की कोशिश शुरू करें। इसी कड़ी में मैं आपको कुछ बातें संगठन की बताना चाहता हूं। आप में से कुछ लोगों ने पिछले उपचुनाव के बारे में कुछ कहा। हम 4 जगहों पे उपचुनाव लड़े। बहुत लोग कहते हैं कि हम हारे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम ये उपचुनाव हारे। इस उपचुनाव में हमने अपने आप को जाना, अपनी कमियों को पहचाना और उन कमियों को मानकर उसमें सुधार लाने की चेष्टा शुरू हो चुकी है। अंग्रेजी में कहते हैं टू अर्न इज ह्यूमन, हिंदी में कहते हैं गलती करना हमारी प्रकृति है, मानव प्रकृति है, हमसे गलती हो जाती है। तो गलती करना प्रकृति है, गलती मानना संस्कृति है, लेकिन गलती सुधारना प्रगति है। तो हम इन 4 उपचुनाव में जो गलतियां हुई उन्हें मानते हैं और मानकर सुधारने की कोशिश में लगे हैं। उसी क्रम में मैं आपके बीच आया हूं। पहली गलती जो हम सुधारना चाहते हैं वो ये है कि उस उपचुनाव में हमने राजनीतिक दल होने के बदले राजनीतिक लीडर होने की भूमिका निभाने के बदले प्रोफेशनल टीम को ज्यादा महत्ता दी।
जेएसपीटी और आईपैक ने जो संचालन किया, उसके कारण जो हमें फायदे हुए उनका अलग रोल है, लेकिन जो हमें नुकसान हुआ उसको सही करने का समय आ गया है। इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी आप सबको देता हूं। जो जहां पर संगठन से जुड़े नेता, पदाधिकारी, कर्मयोगी हैं, अब ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। मैं जिला अध्यक्ष से शुरू करता हूं। जिला अध्यक्ष ये सोच लें कि आगे की कार्यवाही क्या होनी है, कैसे होनी है, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा, किसको पावर डेलीगेट करना है, किसको कौन सा काम सौंपना है, कौन सा काम करना है, इन सब की रूपरेखा भी आप तय करें और इसका एग्जीक्यूशन भी आपको करना है। कोई भी जेएसपीटी या आईपैक की बैसाखी लेकर चलने की जरूरत नहीं है। जेएसपीटी के लोग आपकी बातों को मानकर उस पर अमल करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन राह दिखाने का काम आप लें, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यही संदेश अनुमंडल के पदाधिकारियों के लिए है, प्रखंड के पदाधिकारियों के लिए है और पंचायत के पदाधिकारियों के लिए है। आप सब इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आप अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला काम होगा, जो मुझे पता चला है, कि अगर जिले में 251 लोगों की कार्यकारिणी है तो सारे लोग एक्टिव नहीं हैं। बहुत सारे लोग तो शायद इस पार्टी में भी नहीं रहना चाहते हैं। तो ये काम मैं आप सबको सौंपता हूं, हर लेवल पर। जिला अध्यक्ष इसकी जिम्मेदारी ले, अनुमंडल अध्यक्ष अपने एरिया की जिम्मेदारी ले, प्रखंड अध्यक्ष अपने प्रखंड की जिम्मेदारी ले और पंचायत के अध्यक्ष अपने पंचायत की जिम्मेदारी ले। अगले 7 दिन में आपके कार्यकारिणी में हर आदमी, हर महिला जन स्वराज की ब्रांडिंग दिखाए। अपने गाड़ी पर, अपने घर पर, अपने कार्यालय में, अपने दुकान पर, आप जहां हैं वहां पर जन स्वराज का झंडा, उसका लोगो, उसकी कोई भी चीज दिखनी चाहिए। सारे अध्यक्ष विभिन्न लेवल पे, सारे अध्यक्ष कल सुबह तक अपने मेंबर्स को व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि 1 सप्ताह का समय है आपके पास। 1 सप्ताह के बाद जिन जिन लोगों ने ये ब्रांडिंग नहीं की है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के अध्यक्ष को एक नोटिस भेजा जाएगा। हर आदमी, हर औरत 1 सप्ताह के भीतर जो कार्यकारिणी में है अपनी जगह पर ब्रांडिंग शुरू करे। ये एक निर्देश है जो प्रदेश की तरफ से आपके पास आया है। ये काम आपको करना है, कोई जेएसपीटी नहीं करेगा। आप पता करें कि आपके यहाँ कौन कार्यकारिणी सदस्य हैं और कौन अभी तक किसी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है। उसको एक मैसेज भेजें, 1 सप्ताह बाद पता करें कि क्या हुआ। जो नहीं करता है ऐसा, उसके खिलाफ उसकी रिपोर्ट आप मुझे सीधे भेजें। दूसरी गलती जो उपचुनाव में सामने आई, 11 नवंबर की शाम तक हम जानते थे कि हम हर गांव में, हर दरवाजे पर, हर परिवार के पास पहुंच चुके हैं।
लेकिन 11 जनवरी की शाम से 11 नवंबर की शाम से 13 नवंबर की सुबह तक जब मतदान शुरू हुआ, आपको पता है कि क्या हुआ। लेकिन दूसरों की गलती से ज्यादा हम अपनी गलती पहले स्वीकार करें। हमारे जो बूथ लेवल के कर्मचारी थे वो न तो सही संख्या में थे, न सही तरह से ट्रेनिंग किए हुए थे। इस भूल को सुधारने का समय आ गया है। ये जिम्मेदारी मैं प्रदेश जिला अध्यक्ष के थ्रू सबसे पहले अपने पंचायत के कार्यकारिणी समिति को सौंपता हूं। मॉनिटरिंग का काम जिला अध्यक्ष करें और अनुमंडल के अध्यक्ष करें और प्रखंड के अध्यक्ष करें, लेकिन पंचायत अध्यक्ष और पंचायत कार्यकारिणी समिति इन सब के साथ मिलकर अपने अपने पंचायत में जितने बूथ हैं उनको आइडेंटिफाई करें और हर बूथ के लिए 10 युवा साथी को चुनें। 10 युवा साथियों में कम से कम 4 महिलाएं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो पहुंच महिलाओं का है, किसी भी गांव में, किसी भी परिवार में, किसी भी घर के अंदर जाकर महिलाओं तक पहुंचने का, उसमें से हम में से कोई नहीं कर सकता। महिलाओं का जो रोल है उसे हम सबको मानना चाहिए और उसे तरजीह देने की जरूरत है। तो हर बूथ पर जो 10 लोगों की बूथ कमेटी बने, उसमें कम से कम 4 महिलाएं तो जरूर हों। ये बूथ कमेटी 31 जनवरी तक पूरी हो जानी चाहिए, जिसकी इंफॉर्मेशन जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को भेजें। आई होप कि कोई इन बातों को नोट कर रहा है। 31 जनवरी तक हर बूथ पर 10-10 लोगों की बूथ कमेटी बने, उसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को 31 जनवरी तक मिल जानी चाहिए, जिससे कि उन सब की ट्रेनिंग शुरू हो सके। उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी कि क्या उनका कर्तव्य है, क्या उनके अधिकार है, बूथ पर उन्हें क्या देखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये 2 काम हम जरूर करें और उसके टाइमलाइन को मैंने आपको बता दिया है। एक बात जो मंडल साहब ने कही, अगली बार जब मैं यहां आऊं या प्रदेश से कोई भी कमेटी आए तो ये स्वागत भाषण नहीं होने चाहिए। हर लेवल पर हर कार्यकर्ता या पदाधिकारी अपने प्रदेश, अपने जिले की, अपने अनुमंडल की, अपने प्रखंड की या अपने पंचायत की पूरी रिपोर्ट पेश करेगा। आज के बाद से मान लीजिए 30 दिनों में, 35 दिनों में या 40 दिनों में फिर से यहाँ मीटिंग होती है, तो इस 40 दिन में आपने क्या किया इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। कितने कार्यकारिणी के मेंबर थे, जिनमें से कितने एक्टिव नहीं थे, उनमें से कितने एक्टिव हुए, आपने 40 दिनों में क्या क्या काम किया, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया, कितनों ने भाग नहीं लिया, इन सब की पूरी जिम्मेदारी आपकी है और उसकी जानकारी आप अपने रिपोर्ट में दें। कोई स्वागत भाषण करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये मालूम है कि आप सबके मन में कुछ सवाल हैं, जो कि मुझे पिछले कुछ जिलों में जाने पर लोगों ने पूछे। उनमें से कुछ सवालों के जवाब मैं आपको अपने आप दे देता हूं। लोगों ने कहा
कि सारे कार्यकारिणी मेंबर्स में कुछ न कुछ संसाधनों का इंतजाम होना चाहिए, बिना उसके काम करना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये निर्णय लिया जा चुका है कि जल्द ही हर जिले में जिला प्रमुख को, अनुमंडल प्रमुख को, प्रखंड प्रमुख को कुछ संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनमें कुछ वाहन जरूर होंगे। मुझे मालूम है कि कुछ कामों को करने के लिए कुछ कोष की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बारे में भी अब तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी के नाम पे केवल मैं अकेला था वहां पर, पार्टी अध्यक्ष। आपको मालूम है 3 दिन पहले हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए। उनमें से कुछ निर्णय ऐसे थे जिसमें एक कोषाध्यक्ष का भी पद लाया गया है। मुझे आशा है कि जल्द ही कोष का वितरण कैसे हो, इसके बारे में आप सबको बताया जाएगा। दूसरा सवाल जो था वो था कि हमारे पास पब्लिसिटी मटेरियल खत्म हो गए हैं, न झंडे हैं, न लोगो है, न कोई और मटेरियल है। ये बात सच है। पिछले 2 महीने से, जब से 2 अक्टूबर की मीटिंग हुई है, नए पब्लिसिटी मटेरियल्स नहीं बनाए गए हैं। उसका एक कारण था कि हमारे लोगों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर भी आनी थी। उसका निर्णय भी 3 दिन पहले कोर कमेटी की बैठक में हुआ है। और अब जो लोगो आएगा, जो पब्लिसिटी मटेरियल बनेगा, उसमें ये दोनों ही महापुरुषों की तस्वीर होगी। आपको नया पब्लिसिटी मटेरियल बहुत जल्दी ही मुहैया करवाया जाएगा। तो मैं अब और आपसे कुछ नहीं कहूँगा। आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूँ आप में से जिन को कोई सवाल पूछना है, आप में से जो कोई इफेक्टिव कमेंट करना चाहते हैं, मैं 5 ऐसे लोगों को ये मौका देना चाहता हूँ। आप अपना सवाल करें, मैं यहाँ खड़े खड़े आपका जवाब देने को तैयार हूँ। तो 5 सवाल। पहला सवाल वहां है, प्लीज। सर, मैं संदीप रोहतक, पूरा मंगल में हसनपुर से हूँ और 2 साल पहले जनसुराज में जुड़ा था। अभी सर मैं 2 अक्टूबर को जब पार्टी की मीटिंग थी पटना में, तो उसके बाद मैं जनसुराज का सदस्यता ले चुका हूँ। तो मैं 2 अक्टूबर के बाद मैं पटना से लौट रहा था, तो उस दिन मैं भीड़ देखी वहाँ। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे जनसुराज में सदस्यता ले लेनी चाहिए। सर, मैं समस्तीपुर जिले के शैक्षिक व्यवस्था पे बात करना, थोड़ा सा एक सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी को मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। उन्होंने कई बार कहा है कि अपने यहाँ पूरे देश के साथ साथ बिहार में जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ खिचड़ी मिल रही है, और जो उच्च शिक्षा है वहाँ डिग्री केवल मिल रही है। तो सर, शैक्षिक व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जनसुराज का क्या आगे का प्लान है, और इसमें युवाओं की क्या भागीदारी होगी? दूसरा सवाल ये है सर। एक सवाल बस 1 मिनट। दूसरा सवाल किसी दूसरे को पूछिए। ओके सर, थैंक यू। शिक्षा नीति ऐसी है जो जनसुराज अभियान की आत्मा में बसती है। हमारा पहला और सबसे प्रमुख काम होगा शिक्षा नीति में सुधार लाना। इसके बारे में जो एक बार प्रशांत जी ने खुले मंच से कहा है कि अगर जनता के आशीर्वाद से जनसुराज की सरकार आई तो 3 महीने के अंदर हर बच्चा, हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह हर बच्चे को अच्छी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अगर किसी के पास
पब्लिक स्कूल में जाने का सामर्थ्य नहीं है तो उस बच्चे को पब्लिक स्कूल में सरकारी खर्चे पे भेजा जाएगा। ये आपको बताता है कि शिक्षा के बारे में जन स्वराज क्या सोचता है। जहां तक पूरी शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, फरवरी के अंत में या मार्च की बिगिनिंग में जब हमारा विजन डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें आपको शिक्षा के बारे में एक समग्र रूपरेखा देखने को मिलेगा। वो एक ऐसा कॉम्पोजिट मॉडल होगा, एक अच्छा समग्र मॉडल होगा जिसमें हर लेवल पर शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार कहां से मिले, ये इंटरकनेक्टेड होगा, एक दूसरे से निर्भर करेगा। युवा लोगों का ये रोल होगा उसमें कि जितनी भी तैयारी होगी युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए, उन सब में हमारे युवा साथियों को जुड़ने का, काम करने का, खुद रोजगार पाने का मौका मिलेगा। वो जनसुराजी भी रहेंगे, रोजगार भी पाएंगे और दूसरों को रोजगार देने के लिए शिक्षा भी देंगे। दूसरा सवाल, मेरा नाम डॉक्टर शंभू कुमार हुआ, विभूतिपुर ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ और रोसड़ा मंडल सचिव भी हूँ। मैं सुझाव और सवाल दोनों करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक वार्ड में 10 सदस्य सक्रिय रूप से हो, ताकि हर पंचायत में कम से कम अगर 15 वार्ड हैं तो 15 तरह के 150 लोग हमसे भागीदार के रूप में जुड़ेंगे और मात्र 3-3 लोग को ही प्रभावित करते हैं तो हमारी संख्या उतनी हो जाती है जितना के लिए हम सदन में झंडा फहराने के लिए और सदन में बैठने के काबिल हो गए। लेकिन यह दुखद पहलू है कि हम सभी लोग प्रशांत जी के ही भरोसे बैठे हुए हैं, प्रशांत जी की भाषण सुनने के लिए, प्रशांत जी की पैसे से सहयोग लेने के लिए। अब यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित होते जा रहे हैं और टूटते जा रहे हैं। मैंने कहा था और मैंने एक इंटरव्यू में दिया कि यहाँ हर किसी को प्रशांत बनना पड़ेगा। एक पंचायत में, एक गांव में अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है तो प्रशांत जी को ये खबर भी नहीं होगा, शायद खबर भूल से हो भी जाए तो शायद वो आ नहीं पाएंगे, चाहे कारण जो भी। लेकिन हर पंचायत में, हर वार्ड में अगर एक प्रशांत खड़ा हो तो तत्क्षण हमें जिस तरह की सहयोग होगा करेंगे। आज दुखद पहलू है कि हमारे वरिष्ठ साथी हमें पहचान तक नहीं पाते हैं। आपने अभी कहा था 150 या 250 जो जिला कमेटी की अभियान समिति के सदस्य हैं, हमें कितने लोग पहचानते हैं और हम कितने को पहचानते हैं? मैं अंदर में झांक के तो देखूंगा, लेकिन यही झांकना तो अपने ऊपर वाले को भी है। तो सिर्फ शीर्ष पद पर बैठ करके डफली बजा लेंगे, बैठ करके एक सभा को संबोधित कर देंगे, इससे समाज में कोई संदेश सही नहीं जाने वाला है, एक गलत संदेश जा रहा है। हम सभी दलों से उठ करके, सभी दलों से अलग होकर के काम करेंगे, तब होगा जनसुराज और तभी जनसुराज की सत्ता मिलेगी। और नहीं तो ये अपना डफली, अपना राग हम बजाते रह जाएंगे और फिर वही होगा जो कहीं का नहीं। समझ गए? थैंक यू। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और उन दोनों के बारे में ही लगभग मैंने पहले कहा है। आपने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। आप वार्ड के लिए 10 लोग चाहते हैं, मैं हर बूथ के लिए 10 लोग चाहता हूँ। तो ये आप लोग खुद डिसाइड कर लें, स्पेशली जो पंचायत लेवल पे हमारे अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी के मेंबर हैं, वो हमें इस बात की सूचना दें कि वो या तो हर वार्ड के लिए 10 लोग रखें या हर बूथ पर 10 लोग रखें। ये आप तय कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से हमें बूथ कमेटी के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पर आपकी बात में भी दम है। दूसरी बात जो आपने कहा, मैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूं और एक बार पुनः उन सारे पदाधिकारियों को
जो विभिन्न लेवल पे किसी पद पर हैं, ये सुनिश्चित करें कि आप रेगुलरली मीटिंग्स बुलाएं, लोगों को जानना पहचानना शुरू करें। मैं आपको बताऊं, जिस दिन से मैं अध्यक्ष बना हूं, उस दिन से जब भी मुझे पटना में रहना होता है, आप पार्टी कार्यालय में मुझे 10:30 बजे से 6:30 बजे शाम तक, 10:30 बजे सुबह से 6:30 बजे शाम तक कभी भी आकर मिल सकते हैं। मैं हमेशा कार्यालय में रहता हूँ, कोई भी आकर मुझसे सीधा मिल सकता है, किसी को पहले से कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिला लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर, प्रखंड लेवल पर अगर आपके पास कार्यालय है तो वहाँ, नहीं तो एक निश्चित जगह पर सप्ताह के हर दिन कोई न कोई कार्यकारिणी का सदस्य अवश्य होना चाहिए। इसकी आप सुनिश्चितता निर्णय करें। दूसरी बात, रेगुलर मीटिंग हो जिसमें आप अपने सारे कार्यकारिणी के मेंबर्स को जानें, उनको समझें। अगर हमने आपसे कभी या किसी ने भी, कोर कमेटी के किसी मेंबर ने आपसे किसी भी सदस्य के बारे में पूछा, तो आप कम से कम 2 सेंटेंस उसके बारे में कह सकें जिसमें कुछ दम हो। तभी आपकी सार्थकता होगी, तभी आपके पद की सार्थकता होगी। ये मैं बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूं। तीसरा सवाल, सर मेरा सवाल सर वोटर लिस्ट से रिलेटेड है सर। हाँ सर वोटर लिस्ट से रिलेटेड ये है कि सर जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में जो प्रशांत जी जो हमारे कैंडिडेट को जो घोषणा किए थे, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था किसी साजिश के कारण जी। इसी से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ भी जो BLO है वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ रहे हैं, ना घर घर आके सर्वे कर रहे हैं जो। तो इसके लिए हम प्रखंड अध्यक्ष से मिलकर और ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी पर दबाव डाला जाए कि इसको सही से किया जाए। और वोटर लिस्ट चुनाव से 2-3 महीना पहले एक प्रति हर एक बूथ पर अवेलेबल कराया जाए। इससे हमें किनका नाम है नहीं, क्योंकि सर 2020 के चुनाव में हमारे घर से 2 अंकल का वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। सवाल मैं समझ गया, समस्या भी समझ गया, धन्यवाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं चाहता हूँ कि जो राजनीतिक नेता हमसे जुड़े हैं विभिन्न लेवल पर, जिन्होंने वर्षों से राजनीति की हुई है, चाहे वो मुखिया के लेवल हो, पार्षद के लेवल पर हो या जिला लेवल पर हो, वो इस समस्या का समाधान निकालें। आप राजनीतिक क्षेत्र में बहुत समय से रह चुके हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन समस्याओं को पहले अपने हाथ में लें। ये तो पहली चीज होगी ना। वोटर में अगर कुछ लोगों का नाम नहीं है तो अब तो बहुत देर हो जाएगी अगर हमने और देर किया तो। वो लोग जो अपने आप को राजनीतिक नेता कह रहे हैं और उस बेसिस पे इस सभागार में प्रस्तुत हैं, उन सब से ये निवेदन है कि आप अपने अपने अधिकार क्षेत्र में वोटर्स की लिस्ट पर ध्यान दें। जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, गलत ढंग से शामिल नहीं हैं, उसके लिए उचित कार्रवाई की जाए। अगर ज्यादा नंबर में ऐसे लोग हो जाते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप इसको एस्केलेट करके ऊपर तक लाएं। जिला लेवल के पदाधिकारियों से बात करें। जिला लेवल के पदाधिकारी अगर इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर कोर कमेटी के मेंबर से आप बात करें। हमारे MP मंडल जी हैं जो कि बहुत बहुत गहरी पहुंच रखते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल में हो या प्रशासन में हो। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रामचंद्र राम जी हैं,
जो आपकी मदद कर सकते हैं। पहले समस्या को लोकल लेवल पर सुलझाने का काम आप राजनीतिक लीडर्स को देता हूं मैं, और अगर आपसे नहीं संभले तो आप इसे ऊपर तक ले आइए। सही है? चौथा सवाल। एक आदमी ऑलरेडी पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं राजबली राय विभूतिपुर से युवा प्रखंड अध्यक्ष सर को नमस्कार करता हूं। साथ साथ मेरा सवाल है, सर के द्वारा भी बताया गया था भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार पर जो बातें कही गई, जो कहीं ना कहीं चुनाव के द्वारा ही उत्पन्न होती है ये भ्रष्टाचार, तो कैसे इस चुनाव के समय इस पर अंकुश लगाया जाए? क्या प्रारूप तैयार किया गया है पहले से, या उस पर स्पष्ट किया जाए? सबसे अनुरोध है। एक्चुअली मैंने इस सवाल का जवाब तो दे दिया है, लेकिन मैं फिर से इसको थोड़ा संक्षेप में बता दूं। हमने पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तो नहीं ली है ना, हम तो जन सुराज और जन सुराजी की जिम्मेदारी ले सकते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि अगर आप शुद्ध अंतःकरण से, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं तो आपको हम चुनाव लड़ाएंगे। आपको 7 करोड़ 10 करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जो सामर्थ्य है आप उतना काम करें, बाकी हम पर छोड़ दें। यही आशा है कि अगर हमारा उम्मीदवार जीतता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है या बनती है, तो उनके मन में कोई लालच नहीं होगा। भ्रष्टाचार की जो शुरुआत ऊपर से होती है वो शुरुआत हमारे उम्मीदवार, हमारे विधायक, हमारे मंत्री नहीं करें। हम केवल इतनी गारंटी तो ले सकते हैं ना। और अगर हमारे मंत्री भ्रष्टाचार रहित हुए तो हम वादा करते हैं हमारा पुलिस तंत्र भी भ्रष्टाचार रहित होगा। और उसके बाद नीचे के प्रशासन में कोई भी पकड़ा गया भ्रष्टाचार करते हुए, घूस लेते हुए, अनावश्यक दबाव डालते हुए, उसको कॉलर पकड़कर सीधा बर्खास्त किया जाएगा। 3 महीने के अंदर मैं आपको वादा करता हूं, अगर हमारी सरकार बनी और हमारे उम्मीदवार सही मायनों में जन सुराजी निकले तो 3 महीने के भीतर बिहार से भ्रष्टाचार का नाश कर दिया जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम वैसे शुद्ध अंतःकरण के निस्वार्थ लोग कहां से लाएं। यहां तो जो आता है सब टिकट ही लेने के लिए आता है। कहां से लाएं ऐसे लोग जो जनता की सेवा करने के लिए आगे आना चाहते हैं, जिन पर भरोसा किया जाए कि जब वो विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे तो 1 पैसा डिमांड नहीं करेंगे किसी से। तभी तो हम प्रशासन को शुद्ध कर पाएंगे। कहां से लाएं ऐसे लोग? ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अंतिम सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, मैं राजीव कुमार पांडे, उजियारपुर प्रखंड संगठन महासचिव। अभी श्रीमान के आगमन के साथ कर्पूरी स्मारक पर आपके श्री हाथों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। जब हम अम्बेडकर स्मारक की तरफ गए, जबकि प्रशासनिक अनुमति थी, फिर भी वह द्वार हम सबों के लिए बंद कर दिया गया। क्या इसके संदर्भ में जिला प्रशासन में कोई न कोई एक पदाधिकारी ऐसा होगा जो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बास्ट होगा? क्या उसके खिलाफ हमें प्रयास करना चाहिए? नहीं, मैं समझ गया। हम जन सुराजी इन छोटी छोटी बातों पर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते हैं। हम यहाँ आए हैं जनता को एक संवाद देने,
जनता को जन सुराज की नीतियों के बारे में बताने, अपने को तैयार करने कि हम जनता के प्रतिनिधि बन सकें। अगर यहाँ प्रशासन कुछ करता है, ये उनकी प्रॉब्लम है, रहने दें। जैसे हम बार बार कहते हैं कि हम चुनाव किसी भी दल को हराने के लिए नहीं कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। हम शासन में आना प्रायोरिटी नहीं मानते हैं। हम उस दिन जश्न मनाने के लिए तैयार नहीं हैं जिस दिन जनता के आशीर्वाद से हमें शासन में आने का मौका मिलेगा। उस दिन हमारे कंधे उस जिम्मेदारी से झुके होने चाहिए जो जनता ने हमारे ऊपर डाला है। असली जश्न हम 2-3 साल बाद उस दिन मनाएंगे जिस दिन हम अगर किसी गांव जाएं या कोई गांव से एक आम व्यक्ति हमारे पास मिलने आए और कहे, अपने मुंह से कहे कि सर हम उस सरकारी दफ्तर गए थे, दाखिल खारिज कराना था, बड़े आराम से हो गया, किसी ने 1 पैसा नहीं मांगा। हम थाने गए थे, एक रपट लिखाना था, बड़े आराम से हो गया, किसी ने परेशान नहीं किया, 1 पैसा नहीं लगा। हम अपनी बीवी का इलाज करने अस्पताल गए थे, गांव वाले अस्पताल में, डॉक्टर भी था, अच्छे से देखा, इलाज भी मुफ्त हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा। जिस दिन हम जनता के मुंह से ये सुनेंगे, उस दिन हम जश्न मनाएंगे। उस दिन हम जान लेंगे कि बिहार को बदलने की राह पर जिस हम चले थे, उसमें 1 कदम हम आगे बढ़ गए। जय बिहार! ये है जन सुराज का संकल्प, ये है जन सुराज का सपना, और इसी के लिए हम और आप काम कर रहे हैं। अगर हम इस रास्ते से भटक गए तो शासन में आने से क्या होगा? 2 साल के भीतर हम भी लालू यादव और नीतीश कुमार की तरह भटक जाएंगे अपने रास्ते से। हमें भी जनता वैसे ही गाली देगी जैसे आज हम लालू जी की सरकार को और नीतीश कुमार की सरकार को देते हैं। क्या अंतर रह जाएगा हम में और बाकियों में? अगर हमें सरकार में आना है तो हमें जानना होगा कि हमारा सपना क्या है, हमारी राह क्या है, हमारा रास्ता कहां से शुरू होता है, कहां तक जाता है। जी, अंतिम सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। सर, हमारे नौजवान आज बेकारी और बेरोजगारी से भटकाव की स्थिति में, हम और हमारी पार्टी यदि आम आवाम के आशीर्वाद से शासन और सत्ता प्राप्त की तो हम अपने युवाओं को कैसे सही दिशा में ला पाएंगे, बेहतर रोजगार दे पाएंगे। मुझे लगता है मैंने आपको ये अवसर देकर थोड़ी गलती कर दी। आप ये सवाल जो कर रहे हैं ये हमारे नीतियों से रिलेटेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस सवाल पर प्रशांत किशोर जी ने कई बार कहा हुआ है और खुले मन से उन्होंने कहा है कई बार कि अगर जन सुराज की सरकार बनी तो अगले छठ के बाद जो युवा यहाँ रहना चाहते हैं, बाहर जाकर 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं करना चाहते हैं, उन सबको यहीं पर हम 10-12 हज़ार की नौकरी की व्यवस्था करेंगे। तो रोजगार तो हम देना कटिबद्ध है। ये सवाल आपकी तरफ से अभी आना मुनासिब नहीं था। तो अब हम ये सभा समाप्त करते हैं। जिनको मुझसे और कुछ सवाल करने हैं वो अभी जो हम थोड़ी देर यहाँ और हैं उसमें आपका स्वागत है। आप मुझसे बात करें, मैं आपके सवाल सुनूंगा और उसके जवाब भी दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से कोई सिंपल कमेंट करके अपना और हमारा समय बर्बाद नहीं कीजिए। जो बातें हो चुकी हैं उन
उन बातों पर फिर से सवाल या कमेंट करके प्लीज समय बर्बाद नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर यहाँ हमारा स्वागत करने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मनोज भारती, जय बिहार। जन सुराज का एक और ट्रेडिशन याद रखिए, किसी आदमी को लेकर कभी जय जयकार मत कीजिए। प्रशांत किशोर जी भी कई बार कह चुके हैं, आप लोग मानते नहीं हैं। जन सुराज में केवल बिहार की जय जयकार हो, ज्यादा से ज्यादा जन सुराज की जय जयकार हो, किसी व्यक्ति की जय जयकार मत कीजिए, इसे ध्यान में रखिए। अध्यक्ष जी, हम सभा समाप्ति की घोषणा करें। परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, एवं हमारे प्रदेश से आए वसीम नैयर बाबू, उपस्थित हमारे सभी प्रदेश एवं जिला के पदाधिकारी एवं अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत एवं उपस्थित प्रदेश एवं जिला के नेत्री, सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और अंत में सभा की कार्यवाही समाप्त। धन्यवाद। हेलो, रामचंद्र जी पूर्व विधायक रायरंजन को सम्मानित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जी। एक बार इनके लड़का मेरे पास है। आप आए ऊपर में यही नहीं, यही नीचे, हाँ नीचे आप पीछे हो जाओ। हैया अब जिला में आए हुए हैं, क्या मकसद है? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है? अच्छा। अध्यक्ष होने के बाद पहली बार मैं समस्तीपुर आया हूँ। मुख्य कारण ये था कि जिला में जितने हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, हर लेवल पर उन सब से वार्तालाप करना, उनको पार्टी के आगे आने वाले दिनों में जो तैयारी है आगामी चुनाव के लिए, उसके लिए उनसे बातचीत करना और उनको कुछ दिशा निर्देश देना, तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी कदम था। मुझे खुशी है कि मैं जल्दी ही समस्तीपुर 2025 के चुनाव में आप कितने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे? 243 पूरे के पूरे। क्या एक विधानसभा में उसी विधानसभा से कैंडिडेट देंगे या और पार्टी की तरह दूसरी जगह से ला करके आप भी चुनाव लड़ेंगे? जन सुराज का ये वादा है कि हर विधानसभा में स्थानीय कैंडिडेट ही होंगे, बाहर से एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से लाए गए कोई उम्मीदवार नहीं होंगे। बस जो सवाल